डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोन हीलिंग या फ्रैक्चर रिपेयर को पढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ह्यूमन स्केलेटन का जो बैकग्राउंड है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि स्केलेटन इज अ डायनामिक सिस्टम जो मेड ऑफ लिविंग टिश्यूज, यानी हमारा स्केलेटन जो है वो लिविंग टिश्यूज का बना हुआ होता है। उसके अंदर ये खासियत होती है कि इट कैन एडॉप्ट स्ट्रेस, यानी जब इसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसको अडॉप्ट कर सकता है, एडजस्ट हो सकता है वो। एंड रिपेयर डैमेज इटसेल्फ, यानी जब उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह आ जाती है तो वो खुद को रिपेयर भी कर लेता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर 5 to 10% डिसॉल्यूशन होती है, यानी सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं एनुअली। जब ये एनुअली हमारा स्केलेटन का सेल्स डिसॉल्व होने लगते हैं तो वो रिप्लेस भी हो जाते हैं ऑटोमेटिक, यानी उनकी जगह पे पुराने सेल डिसॉल्व होते जाते हैं और न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब न्यू सेल्स बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रीमॉडलिंग ऑफ बोन। ऑटोमेटिकली बोन के पुराने सेल डिसॉल्व होते जाएंगे, न्यू सेल्स बनते जाएंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रीमॉडलिंग। Normally, stresses are major factor to maintain bone strength. यानी किसी भी ह्यूमन की बॉडी को जब एक्सपीरियंस होगा स्ट्रेस का तो उसका जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे जैसे वो खुद को प्रैक्टिस में डालता जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी उसके बोन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होने लगेंगे और स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। इसके आगे जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एसोसिएटेड विथ बोन, यानी जब हम बोन को पढ़ेंगे उसके अंदर जो सेल्स हैं जिनके अंदर जो है कैल्सिफिकेशन हो चुकी है वो ओस्टियोब्लास्ट्स, यानी न्यूली फॉर्म्ड सेल्स जो पहले पहले बनते हैं स्केलेटन के अंदर। जब ये सेल मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोसाइट जब पुराने हो जाते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। तो जनरली जब रिमॉडलिंग होती है तो ओस्टियोब्लास्ट्स बनते रहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट्स डिसॉल्व होते हैं, तो ये प्रोसेस इस तरह से यूं चलता है। नेक्स्ट हम इसके आगे अब इसको एक मॉडल के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर मॉडल ऑफ बोन हीलिंग या फ्रैक्चर, उसको हम पढ़ते हैं। इस तरह के फ्रैक्चर को तकरीबन 6 वीक्स लगते हैं, डिपेंड अपॉन एज। अगर एज ओल्ड है तो ब्लड सप्लाई कम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एज यंग है तो ये उससे भी थोड़ा जल्दी रिपेयर हो सकता है। ये आपको जो कॉस्ट ऑफ प्लास्टर बंधा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी खुसूसियात ये होती है कि ये वज़न में बहुत लाइट होता है और जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको बांधने के बाद ये फिक्स हो जाता है, यानी उसको हिलने नहीं देता। और इसकी ये खुसूसियात होती है कि ये हमारे बॉडी के पार्ट को गर्म भी रखता है। तो प्लास्टर्ड इसीलिए प्रेफर किया जाता है ताकि ये हमारे बोन को फिक्स रखे अपनी जगह पे और उसकी जो ग्रोथ है उसको इधर उधर ना होने दे, जल्दी करा दे उसको हीलिंग में। अब ये फ्रैक्चर्ड बोन का एक एक्सरे व्यू है, आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बोन ब्रोकन है। कुछ लोगों के क्रैश हो जाते हैं, कुछ को माइनर क्रैक्स आती हैं, लेकिन ये एक सेंट्रल एग्जांपल है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बोन एक जगह से फ्रैक्चर्ड है और दूसरे को क्रैक है। अब डॉक्टर का काम क्या होता है, ऑर्थोलॉजिस्ट का, कि इसको पहले अलाइन करता है, यानी उसको प्रॉपरली अलाइनमेंट करता है, इसकी सीधा करता है इसको। उसके बाद इसके सराउंड ये कॉस्ट ऑफ प्लास्टर बांध देता है जो इसको हिलने नहीं देता, फिक्स रखता है। और बोन हमारा डायनामिक सिस्टम है जो इटसेल्फ फिक्स होने के बाद ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये फ्रैक्चर्ड बोन जो होता है वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है। ऑर्थोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि वो प्रॉपरली उसको बांध ले। ये उसके अलाइनमेंट के कुछ प्रोसीजर्स फुटेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इन फुटेजेस में आप देख रहे हैं कि अगर बोन को ज़्यादा फ्रैक्चर है तो उसको सप्लाई दी जाती है, यानी प्लेट या स्क्रू वगैरह लगाए जाते हैं। अगर बोन के अंदर माइनर फ्रैक्चर है तो उसको जस्ट अलाइन किया जाता है। अलाइन करने के बाद उसके 2 अलग अलग वाले पीसेस आपस में जैसे ही क्लोज आ जाते हैं, उनके अंदर न्यू सेल्स यानी ओस्टियोब्लास्ट
बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे सेल वो बन जाते हैं तो बोन जो है वो रिपेयर्ड हो जाता है, उसकी जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए कि इंटरनल इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको डिस्कस करते हैं। कि नेक्स्ट क्लिप में ये आएगा कि ये इंटरनल इसको जो सप्लाई देने वाली चीज़ होती है वो होता है ब्लड, और ब्लड की वेसल इसके अंदर कैसे ग्रो करती हैं, कैसे वो इन्हांस होती हैं। तो ये तस्वीर आप देखें, ये सबसे पहला जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर फ्रैक्चर्ड बोन है। फ्रैक्चर्ड बोन के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो भी इसके साथ ब्रोकन हो जाती हैं। तो जब वो ब्रोक होती हैं तो उनसे ब्लड जो है बाहर आता है। वो ब्लड का हेमाटोमा या क्लॉट भी उसको कहते हैं। वो क्लॉट आपको एक तस्वीर में नज़र आ रहा है। अब जैसे ही बोन हम अलाइन कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे एक जगह से, तो ये ब्लड कैपिलरीज से जितना ब्लड कम आउट हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता फेगोसाइटिक सेल्स या ओस्टियोक्लास्टिस जिनको बोलते हैं, वो उसको इंगेस्ट करते जाएंगे और उनको यूज़ करके अपने नए सेल्स बनाना शुरू करेंगे। यानी एक किस्म का स्टिमुलस है जिससे ओस्टियोब्लास्टिस यानी न्यू सेल ऑफ स्केलेटन भी बनते हैं, और पुराने सेल जो हैं डेब्रेस उनके साथ मिनरल्स वो इसके अंदर कंज्यूम भी हो जाते हैं। जैसे ये कंजम्पशन हो जाती है तो फ्रैक्चर के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज जो है इस सारा स्पंजी बोन बना लेती हैं। जो स्पंजी होता है पहले, फिर कार्टिलेज होता है, उसके बाद ये ओस्टियोसाइट सेल बन जाते हैं। ओस्टियोसाइट सेल बनने से ही बोन हमारा रिपेयरफुल हो जाता है। लेकिन ये ओरिजिनल जो है बोन जैसा नहीं होता, उसकी शेप थोड़ी सी डी शेप हो जाती है। यानी इसका जो न्यू सेल्स बने हैं वो कुछ आउटवर्ड केलस बना लेते हैं, कुछ इनवर्ड बना लेते हैं, तो थोड़ी शेप उसकी थोड़ी जो है डी शेप होती है, यानी ओरिजिनल जैसी नहीं होती। इस तरह से एक जो है फ्रैक्चर रीमॉडल हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। ये समझ आया होगा बोन हीलिंग का यानी फ्रैक्चर रिपेयर का। और अगर समझ आ गया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।